वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम देख रहे थे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीवाईक्यूज की सीरीज। ये पेपर 1 के लिए एमपीपीएससी के जो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें दो पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो एमपी का होता है और एक अदर पेपर कोई सब्जेक्ट का होता है। तो जो पेपर 1 में एमपी वाला जो पेपर आता है ना, हम उसके पीवाईक्यू जो है सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एमपीपीएससी में आई हुई पीवाईक्यूज हो गए, एमपी जीके के हो गए जो कि व्यापक वगैरह में आते हैं, उनका लेवल थोड़ा लो रहता है। लेकिन ये उस एग्जाम्स में आए हैं, उन एग्जाम्स में आए हैं जो कि सेम हमारे पैटर्न पे होने वाले हैं। जैसे हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ना, दो पार्ट्स में होगा, पेपर 1 पेपर 2। तो ऐसे ही ये भी उन्हीं एग्जाम्स का हिस्सा है ये पेपर, जिनमें पेपर 1 के रूप में एमपी का पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के लिए हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना? तो ये किससे चुना? आत्मनिर्भरता शब्द को इन्होंने चुना। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको इस पीडी में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा वीडियो जो हमारी लेंदी हो जाती है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कशन वाले, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में किस वर्ष तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करना है? इसमें कब तक करना है? 2035 तक का। कब तक का टारगेट उन्होंने रखा है? 2035 तक का टारगेट रखा है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत अच्छे से आना चाहिए और उसमें क्या क्या उन्होंने प्रावधान किए हुए हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि सकल नामांकन अनुपात को हमें इतने अभी कितना 26.3% इससे बढ़ाकर कितना करना, 50% तक करना। लेकिन कब तक ये हमें अचीव करना है? ये टारगेट 2035 तक अचीव करना है। ओके, नेक्स्ट है, एनीट्रिप परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के पीथमपुर में विकसित, कहाँ पर? पीथमपुर में। देखो पीथमपुर कहाँ है? ये धार में है। ठीक है, विकसित राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक किस मंत्रालय की योजना है? ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है पीथमपुर जो है धार, वहां पर है ना। लेकिन ये स्कीम किसकी है? ये स्कीम है भारी उद्योग मंत्रालय की। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो इसमें हमें सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं याद रखना, क्योंकि हमें लगेगा कि मोटर वाहन ट्रेनिंग ट्रैक टाइप का है, तो हो सकता है परिवहन से रिलेटेड हो, सड़क से रिलेटेड नहीं। ये आएगा हमारा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कब हुआ? कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, है ना। लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? 2001 में। ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि उनके आपको पता है वो न्यूज में थी, तो ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि कब मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला उनको 2001 में। कौन सा ई गवर्नेंस पहल मध्य प्रदेश की है? ज्ञान दूत, है ना। तो ऐसे ही स्टेट्स और भी स्टेट्स हैं, तो उनकी अलग अलग पहल होती है। किसी की संवाद हो गई, है ना, किसी की फ्रेंड्स नाम से है, किसी की कुछ। तो एमपी की जो ई गवर्नेंस पहल है ना, उसका नाम है ज्ञान दूत। ई गवर्नेंस क्या होता है गाइज? यानी कि जो गवर्नमेंट के जो काम है ना, गवर्नमेंट वर्क है, उसको हम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने लगते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक रूप में करने लगते हैं। लाइक जैसे कि आपको कहीं पे है ना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, ओके, तो हम ट्रेडिशनल वे से यदि हम जाएंगे, है ना, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पटवारी ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें उसके बाद में एनटी या तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद में हमें वो अपना आवेदन लेके कहाँ जाना पड़ेगा? एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद में फाइनली वो बन के रेडी हो पाएगा। ई गवर्नेंस में क्या होगा ये प्रोसेस? आपको कुछ नहीं, सब चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गई है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ऑनलाइन शॉप पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर दो, या फिर आप खुद के फोन से लैपटॉप से अपने घर से अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी देना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, और बाकी सारा कुछ आपके हाथ में डिजिटली रूप में ही आ जाएगा। ये डिजिटल फॉर्म में ही आ जाता है आजकल कास्ट सर्टिफिकेट जो है। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस का ही एक बहुत अच्छा उपयोग है, या उसकी एक अच्छी एप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
यूआरएल किसका संक्षिप्त रूप है? इसका फुल फॉर्म होता है गाइस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1989 में हुई थी। अब आपको ये बताना है कि शुरुआत किसने की थी, ठीक है। एक होता है वर्ल्ड वाइड वेव 3, है ना, WWWC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेव सी फॉर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम, ये क्वेश्चन भी ना बहुत आता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो ये भी आपको बताना है। वैसे आपको हिंट मिल गई होगी, ठीक है। चलिए, जीआईएस किसका संक्षिप्त रूप है? भौगोलिक सूचना प्रणाली का, ठीक है। किसका संक्षिप्त रूप है ये? भौगोलिक सूचना प्रणाली का। ये क्वेश्चन इसलिए भी आ रहा है, देखो ये ना एमपीपीएससी के मेंस, जो मेंस एग्जाम्स होते हैं ना एमपीपीएससी में, स्टेट सर्विस वाले, उसका भी पार्ट है, उसके सिलेबस में भी ये दिया हुआ है। अब आप मुझे फुल फॉर्म बताओ जीपीएस की, क्योंकि उसमें जीपीएस है और जीआईएस है, तो आप जीपीएस की आपको कमेंट करके बताना है। ये इनमें कौन सा ई कॉमर्स है? ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन जो है आपने देखा, अभी तक हमने कितने 4 पेपर जो है डिस्कस कर लिए है ना। हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आप समझ सकते हो कि पीवाई क्यूज का जो रोल है ना, पीवाई क्यूज हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इनका चेंज हो जाए नेचर, लेकिन सेम ही रहते हैं। यदि आपने अच्छे से एनालिसिस किया है पीवाई क्यू को तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ई कॉमर्स है, देखो V2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स है कि नहीं, है बताओ? है। बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिल्कुल है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप देखते हो। इंट्रा वी है, इंट्रा, अब आप सोचोगे कि ये क्या है, इंट्रा वी क्या है? इंट्रा वी मतलब बी के ही अंदर, है ना। आप इसको वही बोल सकते हो, ये बिजनेस टू बिजनेस का ही इन्होंने एक दूसरा नाम लिख के दे दिया, ठीक है। क्या बिजनेस टू बिजनेस ही है ये, तो उसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो गया। किस उद्योग उत्पादन में एमपी दूसरे स्थान पर है? तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, तो आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है। इसमें हम वही आंसर जो डिस्कस कर रहे हैं जो आयोग ने दिए हुए हैं, ठीक है। भारिया जनजाति एमपी के किस जिले में निवास करती है? छिंदवाड़ा में निवास करती है। और भारिया इसका इनका जो भारिया जो है ना, इनका एक पर्टिकुलर स्थान है एमपी में, वो मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। भारिया जो है पातालकोट में निवास करते हैं। कहाँ पे? पातालकोट में निवास करते हैं, ठीक है। ये पातालकोट में निवास करते हैं। पातालकोट जो है छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। ये लगभग 79 किलोमीटर स्क्वायर का एक रीजन है जिसमें ये लोग रहते हैं, भारिया लोग रहते हैं। और ये पातालकोट के निवासी है। पातालकोट में कौन सी जनजाति है? भारिया सकती है। छिंदवाड़ा में कौन सी है? तो उसका नाम भी हमको पता है कि भारिया जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एमपी के कौन से मुख्यमंत्री, है ना, ऐसे कौन से सीएम हुए हमारे यहाँ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के पहले गृह मंत्री, विधि मंत्री और रक्षा मंत्री बने, यानी कि फर्स्ट होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने? तो कैलाश नाथ काटजू है। और इनका नाम एक जगह और आता है, इन्होंने लाल किला मुकदमा नाम से, आपने एक मुकदमा सुना होगा, बहुत फेमस है लाल किला मुकदमा, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री में आता है ये ना। आईएनएस के बारे में तो आपने सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड लाल किला मुकदमा था, तो उसकी इन्होंने पैरवी भी करी। कौन है ये? कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। एमपी में ग्राम पंचायतों का गठन कब हुआ? 1962 में हुआ। अब आपको एक्टिव रिकॉल के थ्रू ये पता करना है कि जो पंचायती राज से संबंधित कौन से संशोधन है, बता देती हूँ। एक है संशोधन 73वां और 74वां। कब हुआ गाइस? ये 1993 में हुआ, ठीक है। इसने क्या किया? पंचायतों को संवैधानिक रूप दिया और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू हुई। कौन सी? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान थे तो वो हमें पता होना चाहिए। लेकिन एमपी में कब गठन हो गया था? 1962 में हो गया था। लेकिन जो संवैधानिक दर्जे के तहत जो गठन हुआ था वो हुआ था 73 और 74वें संशोधन के बाद में। इसके बाद में पूरे इंडिया में ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला इसके और प्रावधान भी हैं, तो ग्राम सभा के संबंध में पूछ लिया। ये जो एक्ट है ना अपना, पंचायत एक्ट जो है, अमेंडमेंट 73 वाला, इसमें ना कुछ इन्होंने आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो उसमें ग्राम सभा के बारे में भी दिया है, इसके कार्यों के बारे में भी दिया है। बट हमें ये कुछ भी नहीं मालूम, फिर भी हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए,
गांव के सभी व्यक्ति सदस्य होंगे किसके, ग्राम सभा के। गांव की मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे। अब आपको दो स्टेटमेंट एक जैसी दिखी कि ये स्टेटमेंट जो है कौन सी इसमें से कोई एक गलत होगी कोई एक सही होगी, हमें ये समझना है। देखो गांव के सभी व्यक्ति सदस्य कैसे हो जाएंगे, गांव में तो एक 6 मंथ ओल्ड बेबी भी होता है, ठीक है, एक 7 साल का बच्चा भी होता है, तो ये कैसे हो जाए, सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं क्या? फिर तो पूरे गांव के सदस्य कहलाएंगे। ग्राम सभा बोला है यानी कि कुछ ये कुछ वर्क कर रही होगी, तो इतने छोटे लोग तो होंगे नहीं, तो कितने कैसे लोग होंगे, जो 18+ हैं वो लोग होंगे, है ना। इतना अपन को कॉमन सेंस लगाना है, तो ये हमारा गलत हो गया, एलिमिनेट कर दो, ये चला गया। दूसरा, देखो मतदाता सूची में नाम होने पर सदस्य होंगे, हाँ ये राइट है। जब हमारा नाम वोटर लिस्ट में है तो हम फिर ग्राम सभा के सदस्य भी होंगे, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि महीने में एक बार बैठक अनिवार्य है कि नहीं है, ओके, लेकिन हमें पता है कि 1/3 महिलाएं ग्राम सभा में होंगी। कि देखो आपको पता होगा कि पंचायतों में जो महिलाएं हैं उनको 1/3 आरक्षण मिला हुआ है, ओके। तो भाई ग्राम सभा में महिलाओं को तो बुलाना ही पड़ेगा, तो हमें क्या पता चला कि 2 और 4 तो हमारा करेक्ट है ही। इसमें 2 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 इसमें 2 नहीं है, तो आंसर निकल के आया हमारा ये, ठीक है। निम्न में से कौन संगणक मेमोरी नहीं है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में से कौन सी नहीं है। तो देखो पी रोम है, रोम है, रैम है। पी रैम क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। रैम के 2 पार्ट्स गाइस होते जरूर हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। देखो रोम पी से जो स्टार्ट होते हैं ना वो रोम के पार्ट्स हैं। वेट, पेन चेंज करते हैं। देखो पी से स्टार्ट होंगे ना, पी रोम हो गया, रोम हो गया, ये रोम के पार्ट हो जाते हैं। लेकिन रैम के पार्ट भी होते हैं। जो रैम है हमारी उसका होता है एस रैम, डी रैम। एस फॉर स्टैटिक और डी फॉर डायनामिक रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पी रैम तो कुछ नहीं होता, ये गलत आंसर है हमारा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको पता है मोजैक नहीं है। और इनमें से रोबोटिक्स का यूज कौन करता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो इंटेलिजेंस से चल रही है ना, लाइक ड्रोन हो गया। सोफिया कौन है, सोफिया तो खुद ही रोबोट है, है ना। ड्रोन तो ये दोनों रोबोटिक्स से चलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सोफिया है ना, इसको नागरिकता दी है किसी देश ने, ठीक है, किसने दी है वो गाइस, यूएई ने दी हुई है। लेकिन आप मुझे बताओ कि सोफिया को बनाया किसने है। अच्छा, तो आप सोचोगे कि यूएई ने नागरिकता दी है, यूएई ने बनाया होगा इसको, संयुक्त अरब अमीरात ने इसको बनाया होगा। लेकिन नहीं, इसको बनाया है हांगकांग ने। हांगकांग ने किसने बनाया है गाइस इसको, हांगकांग ने। तो ये हमें थोड़ा याद रखना है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपतंत्र है, यानी कि जो एआई है उसके कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिससे उनको हेल्प मिलती है, उपतंत्र मान लिया। मशीन लर्निंग हो गई, देखो मशीन लर्निंग के थ्रू तो यही वर्क करता है, ये हम अच्छे से जानते ही है ना। और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई में यूज होता है एल एन पी, सॉरी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। सरकार को ई गवर्नेंस सहायता का आधार है। अच्छा, जो भी हमें ई गवर्नेंस वाली सुविधा मिलती है, सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है, तो सरकार के पास उसका कोई प्लेटफॉर्म होगा गाइस। क्या होगा, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू सरकार जो है बाकी की हमें सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। तो उसको बोलते हैं निक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, निक। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र होता है ये। तो देखो ये कोई नहीं होगा, हमेशा गवर्नमेंट जहां आएगी वहां हमेशा एनआईसी निक ही आएगा। आप कोई वेबसाइट पे आप कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, आप उसके लास्ट में आप उसको स्क्रॉल करते जाइएगा, एंड में देखना तो वहां पे पता है एनआईसी लिखा होता है। किस नगर का प्राचीन नाम दसपुर था। एमपी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वो प्राचीन नाम पूछते रहते हैं, ठीक है। तो देखो दसपुर किसका प्राचीन नाम था, ये था मंदसौर का। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और पूछती हूँ कि दर्शान है ये किसका प्राचीन नाम है। तो गाइज ये है आपका विदिशा का प्राचीन नाम। किसका, दर्शान जो है विदिशा का प्राचीन नाम है। और आप यहाँ देखो ऑप्शन में विदिशा देख सकते हो। यदि आपने ये दोनों कहीं पढ़े होते तो आप पक्का इसको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए दसपुर है मंदसौर का, दर्शान है विदिशा का, ठीक है। उज्जैन के तो आपको पता है बहुत सारे नाम है ना। महाराजा छत्रसाल की राजधानी थी। तो देखो छत्रसाल नाम से यदि हम देखें तो क्या होगा, छतरपुर होगा। लेकिन इसका राइट आंसर छतरपुर नहीं है, इसका राइट आंसर है पन्ना। क्यों, देखो उन्होंने पूछा है छत्रसाल की राजधानी। तो जब महाराजा छत्रसाल जो थे शासक थे ना, तो उनकी राजधानी जो थी वो पन्ना हुआ करती थी।
कहाँ थी? पन्ना थी। और उनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक? छतरपुर तक था। तो छतरपुर का नाम उन्हीं के नाम से छतरपुर रखा गया है, लेकिन छतरपुर जो है उनकी राजधानी नहीं थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कर्मवीर समाचार पत्र के संपादक थे। कौन कौन थे? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, है ना। गंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ये शहडोल में पाई जाती है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें कुछ डिस्कशन हमें नहीं करना। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर किस स्थान पर हुई? रावेर खेड़ी पे हुई थी। ये आपने मूवी देखी हो यदि बाजीराव मस्तानी तो आपको उससे भी ये मालूम होगा, कहाँ हुई थी? रावेर खेड़ी पे हुई थी। एमपी एकलव्य पुरस्कार विजेता शंकर पांडे किस खेल से संबंधित है? ये फेंसिंग से संबंधित है। प्रभु जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? चित्रकार से। यानी कि ऐसे लोग जिनका निधन होता है वो उस टाइम पे करंट अफेयर्स में होते हैं और वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आ जाता है। एमपी सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की? कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए। देखो जीवन अमृत यानी कि जीवन को अमृत मिल रहा हो ऐसी कोई स्कीम हो तो आप इसको समझ सकते हो कि किससे संबंधित होगी? ये कोरोना से संबंधित होगी, क्योंकि कोरोना उस टाइम पे ऐसा था ना कि लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा था, तो उन्होंने देखो योजना का नाम ही ऐसा रखा है, जीवन अमृत योजना। ओके, नेक्स्ट। देश के प्रथम सीडीएस, सीडीएस तो आपको पता ही होगा, जब देखो जनरल बिपिन रावत जी हैं जो सीडीएस बने थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो तीनों सेनाएं होती है ना गाइस, ये तीनों के हेड थे। देखो सबसे पहले सुपर हेड तो होती है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन ये एक पोस्ट बनाई गई थी, उनको उस पोस्ट को नाम दिया गया था सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी हमारा जो पूरा डिफेंस सिस्टम है उसके हेड थे ये। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। लेकिन क्या हुआ, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया। और ये दुर्घटना कहाँ हुई थी गाइस? ये तमिलनाडु में हुई थी। टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था? ठीक है, अब उस टाइम पे नीरज चोपड़ा कितने ट्रेंड में थे, आपने इंटरनेट वगैरह पे देखा ही था, कितनी रील्स उनकी हमें देखने को मिलती थी। तो उन्होंने पूछ लिया कि कितने दूर तक भाला उन्होंने फेंका था, बताइए। तो 87.58 मीटर तक उन्होंने ये भाला फेंका था। भांडेर तथा कैमूर पहाड़ियां निम्न में से किस श्रेणी का पूर्ववर्ती फैलाव है? ये मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर पढ़ाया, उसमें मैंने यही बोला कि आपको देखो पहाड़ियों से पर्वतों से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और ये हमने उसमें पढ़ा, अपने लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने वो लेक्चर अपलोड किया है, यदि आपने वीडियो को देखा होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये विंध्यन श्रेणी है हमारी, है ना, 3 पार्ट में है। ओके, तो देखो भांडेर और कैमूर, तो उसका मध्यवर्ती पार्ट जो है ये भांडेर कहलाता है, और ये है कैमूर। और देखो ये हमारा कुछ एमपी ऐसा है, ठीक है, तो एमपी के बीचों बीच है। तो आप देखोगे पूर्ववर्ती फैलाव कौन सा है? भांडेर और कैमूर। तो उन्होंने पूछा किसका है ये, तो विंध्यन, यदि हमें ये भी पता होता कि विंध्यन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, भांडेर कैमूर विंध्यन, सतपुड़ा के पता होता तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हाँ मुझे बताइए, राजपीपला जो पहाड़ियां हैं वो किसका पार्ट है, और मैकाल है वो किसका पार्ट है? नेक्स्ट चलते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो देखो इसको हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि उन्होंने 2019 का डेटा पूछा है। अभी हमारे पास 2021 की रिपोर्ट है और 23 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा कि कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है एमपी में, प्रतिशत में पूछा हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट हमेशा ना 25 की ही लाइन में अभी तक रहता आया है। कभी 25 पॉइंट मतलब 10%, 0.10% इंक्रीज हो गया, ऐसा ही रहता है। तो आप इसको एक कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन वो बहुत ही फैक्चुअल देते हैं, बताओ, एक जगह उन्होंने 25 ही दे दिया, इसमें 0.14 दे दिया, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है इसको। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? देखो कोपेन कौन है? कोपेन एक विद्वान है, ये क्या करते हैं, जलवायु जो होती है ना उनको जलवायु के अनुसार भागों में बांटते हैं। इस एमपी की जलवायु को उन्होंने कितने भागों में बांटा है, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने एक भाग को बताया है कि अधिकांश एमपी इसी भाग के अंतर्गत आता है, तो वो है CWG, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है और ये एक प्रकार है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे तो हमें 1 घंटा हो जाएगा, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस आपको CWG याद रखना है, अधिकतर एमपी CWG के अंतर्गत आता है। कितनी वर्षा की समवृष्टि रेखा एमपी को पूर्वी पश्चिमी 2 भागों में बांटती है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि कौन सी ऐसी रेखा है जो एमपी को, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ थोड़ा सा, पूर्वी और पश्चिमी ऐसे ऐसे जाएगी ये रेखा, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा पश्चिम, इधर हो गया हमारा पूर्वी भाग। तो ये हमारी 60 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा। देखो
इन्होंने पूछा समवृष्टि रेखा। समवृष्टि रेखा का मतलब ये होता है कि जो ऐसे उनको बिंदु को डिवाइड करे जहां लगभग समान वर्षा होती है। एमपी में मतलब एक औसत वर्षा मान सकते हो आप इसको, एक क्या है, एक औसत लाइन होती है, ठीक है। एमपी में रामखेरिया तथा मझगवां स्थल किस अधातु खनिज के लिए प्रख्यात हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हीरा। मैंने आपको बोला था जो इंपोर्टेंट खनिज वो खनिज है ना, उनकी खदानें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक कोल की खदानें पता होना चाहिए, बॉक्साइट की पता होना चाहिए, मैग्नीज की और हीरा की। ये 4 खदानों के नाम हमको मालूम होना चाहिए। तो रामखेरिया, मझगवां ये हीरा की खदानें हैं, और ये भोगवा नदी है उसमें हीरे पाए जाते हैं एमपी में, ठीक है। ये पन्ना, सतना इस रीजन में मिलते हैं, और ये भी रिसेंटली छतरपुर के रीजन में भी ये देखे गए हैं, मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि यहाँ पे हीरे हो सकते हैं। छतरपुर में बक्सवाहा का जंगल है गाइस, बक्सवाहा, ये करंट में भी था। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से हीरे निकालने हैं ना, तो आपको जंगल पूरा काटना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन एक पेपर में भी आ चुका है पिछले में। राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर देखो कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। देखो इसमें सबसे जो एक्यूरेट आंसर है ना, वो है अध्यादेश जारी करना, ठीक है। वो अध्यादेश जारी करते हैं राज्यपाल। मध्य प्रदेश के साक्षरता दर के बारे में सही कथन बताना है। तो देखो इन्होंने एग्जैक्ट साक्षरता नहीं दी, बट इन्होंने एक अप्रोक्स दिया है, तो हमें पता है 70, 80, 60, यानी कि मेल है 80% के लगभग, महिला है 60% के लगभग, और टोटल है 70%। टोटल 70 नहीं है, बट अप्रोक्स 69 के आसपास रहेगा, ठीक है। भारत में जैविक खेती के तहत कृषि भूमि के क्षेत्रफल में एमपी का क्या स्थान है? पहला स्थान है। सबसे ज्यादा जैविक खेती एमपी में होती है, और आपको बिलीव नहीं होगा ये कितने परसेंट है गाइस, ये 40% है। यानी कि एमपी 40% एरिया पे जैविक खेती कर रहा है, इतना बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है। 2020-21 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? यानी कि ग्रॉस स्टेट, ठीक है, जीडीपी जो होता है ना, ये स्टेट का है, जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पूछा है इन्होंने, ठीक है। स्टेट ऐसे जीडीपी होता है ना नेशनल का, ऐसे ये स्टेट का जीडीपी है, तो पूछा कितना है। तो उन्होंने 20-21 का पूछा है, हमें नया डेटा याद रखना है अभी। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? राई है, और ये आपको पता होगा ये एमपी का भी लोक नृत्य है गाइस, ठीक है। राजकीय नृत्य है ये, लोक नहीं, इसको राजकीय नृत्य बोलेंगे, राजकीय नृत्य है राई। 1857 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाली झलकारी बाई कहाँ की थी, किस रीजन से संबंधित थी? बुंदेलखंड से। आपको खुद पता है, देखो झांसी कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड में आता झांसी भी। तो जो लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की थी? बुंदेलखंड से थी, तो झलकारी बाई भी बुंदेलखंड से संबंधित होंगी। मालवा तो हो ही नहीं सकता, निमाड़ कहाँ चला गया, बिंद कहाँ चला गया, ओके। स्वांग पारंपरिक लोक नाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वांग बुंदेलखंड का लोक नाट्य है, ठीक है। अब आपको बताना है मालवा का क्या है गाइस, माच कहाँ का है, निमाड़ का कहाँ का है, कलगी तुर्रा कहाँ का है, ये आपको पता होना चाहिए। एमपी में कुछ ही तो लिमिटेड चीजें वो पूछते हैं, वो हम बस याद करके आगे बढ़ सकते हैं। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भरूच है गाइज, सतना में है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसकी खोज किसने की, ठीक है। और सांची का स्तूप तो सांची में ही है, लेकिन वो किस जिले में आता है? सांची रायसेन में आता है। उसको भोपाल में आने की गलती ना करना कि भोपाल में आता हो। बड़वा नगर किस नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे है। कवि प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। अब ये इनका एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया कि ये लोग नाम पूछने लगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग रचनाएं सारी याद कर रहे हैं, तो नाम पूछने इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी पिछली बार उन्होंने पूछा बाल कवि बैरागी का नाम क्या है ना, तो उनका नाम बताना था। नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नीज उत्पादन का निम्न में से कौन से स्थान मध्य प्रदेश में नहीं? देखो बालाघाट एमपी का जिला है, मंडला है, छिंदवाड़ा है। ये तो आपको जब जिला ही पता होंगे तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। दुर्ग कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का जिला है, तो ये कैसे हो जाएगा? एमपी में नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि यहाँ मैग्नीज होता है कि नहीं होता, बस एमपी में नहीं है ये पता होना चाहिए। तो दुर्ग, इसकी तो इस लाइन की कोई रिलेवेंस नहीं है, इस वर्ड की कोई रिलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमें क्या बताना है कि एमपी में कौन सा जिला नहीं है, तो दुर्ग नहीं है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है। एमपी में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रोत्साहन नीति किस वर्ष लागू की? 2006 में। देखो गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि आपने सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा बना ली, जल से बना ली, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि खत्म नहीं होते टाइम के साथ,
है ना, टाइम के साथ खत्म नहीं होते। अब देखो सनलाइट है, क्या कभी खत्म होगी क्या? अभी नहीं ना। तो ऐसे वाले ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन दिया, कब दिया? 2006 में। एमपी में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की? 1982 में की। देखो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि एक टॉपिक होता है ना, उसमें से कभी कभी सेम टॉपिक के दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि जो हमारा सिलेबस है उसको एक बार हमें सरसरी नजर से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यदि आप सोचोगे कि इसमें हम एक टॉपिक छोड़ दें, तो हो सकता है कि आप उसी टॉपिक के सेम 3 क्वेश्चन गलत कर दो। उसमें से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन तो इतने इजी हो कि आपसे आ ही रहे हो, लेकिन आपने उसको बिल्कुल भी नहीं देखा तो आप उसको गलत कर सकते हैं। तो आपको एमपी पढ़ते टाइम पे कोई भी टॉपिक जो है छोड़ना नहीं है। ठीक है। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं कहाँ? हाँ, लास्ट क्वेश्चन रह गया। उन्होंने डैम दिया और नदियां दी, कौन सा डैम किस नदी के ऊपर बना है। ठीक है। तो देखो बरगी बहुत फेमस डैम है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। बरगी कहाँ है? ये जबलपुर में है। आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए। गांधी सागर कहाँ है? ये चंबल पे है ना। गांधी सागर एमपी का पहला बांध था जो चंबल नदी पे बनाया गया था। ठीक है, चंबल पे है। चंबल पे 2 बांध और हैं, राणा प्रताप और जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी पर हैं। ठीक है। लेकिन ये एमपी में ना आके कहाँ आते हैं, ये राजस्थान में आते हैं। सॉरी, कुछ तो होगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद में देखो वार सागर है, ये सोन पे। ये पिछले दोनों तीनों पेपर में हमने डिस्कस किया है इसको, है ना। राजघाट है बेतवा नदी पर। ओके। अब कौन सा जो जिला है, बालाघाट सिवनी जिलों में सर्वाधिक सिंचाई के साथ। इन्होंने पूछा कि जो बालाघाट है ना और जो सिवनी है, बालाघाट और सिवनी कहाँ है? एमपी के कहाँ पे आते हैं ये? साउथ में इधर आते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमने एमपी का मैप ड्रॉ किया ऐसा टाइप का, ये तो इस रीजन में बालाघाट और सिवनी है। यहाँ सिंचाई काय से होती है? यहाँ सिंचाई होती है गाइस नहर से। ठीक है। सबसे ज्यादा सिंचाई का साधन इस रीजन में क्या है? नहर है। तो हमारा ये